very good morning and welcome back to my online classes. I am Dr. अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के अंतर्गत कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के विषय में बहुत अच्छे से जाना, जिसमें बच्चों हम लोगों ने जीवों के जो कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बच्चों, उनको हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना। किस प्रकार से सजीव निर्जीव से डिफर है बच्चों, उनको हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया है। आज आइए बच्चों हम इनके विषय में कुछ और अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि बच्चों हम अपने टॉपिक की ओर नज़दीक चल रहे हैं, हम अपने टॉपिक की ओर अग्रसित हो रहे हैं बच्चों। क्योंकि हमने आप लोगों से ये डिस्कस किया था कि बीएससी पार्ट 1 का जो क्यूरिकुलम है, जो सिलेबस है बच्चों, वो स्टार्ट होता है फाइलम प्रोटोजोआ से। क्योंकि डायरेक्ट अगर हम फाइलम प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो शायद आपको समझना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए कि बच्चों जब तक हम उस बेस को नहीं जानेंगे कि फाइलम प्रोटोजोआ कहाँ से ओरिजिनेट होता है, फाइलम प्रोटोजोआ कहाँ से आया है, जब तक हम उसके बेस को नहीं समझ पाएंगे तब तक बच्चों हम लोग अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि फाइलम प्रोटोजोआ कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। बच्चों जैसे ही पृथ्वी पर मानव सभ्यता का उदय हुआ, इस पृथ्वी पर बच्चों, इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, इस पूरे जैविक संसार में जैसे ही मानव सभ्यता का जन्म हुआ, तो मानव बच्चों सभी जीवों में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कहा जाता है, सबसे ज़्यादा सोशल कहा जाता है। तो इस पूरे सजीव जीवों के बीच में मानव रहता हुआ, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी हुई, एक आतुरता हुआ बच्चों कि ये पूरे जो लिविंग वर्ल्ड में, पूरे जैविक संसार में जो डिफरेंट प्रकार के जीव रहते हैं, जिनका स्ट्रक्चर डिफर है, जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिफर है, जिनका मार्फोलॉजी डिफर है, इन सबको बच्चों जानने की जो जिज्ञासा हुई वो मानव सभ्यता में पनपी। और कब? जब मानव सभ्यता का उदय हुआ। क्योंकि मानव ही एक ऐसा जागरूक प्राणी है जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता पाई जाती है। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब आप सेकेंड ईयर का सिलेबस पढ़ेंगे उसमें हमने बात किया है फाइलम कॉर्डेटा। जब हम पढ़ाएंगे तो फाइलम कॉर्डेटा में बच्चों हम लोगों ने ये बात किया है कि मीसोजोइक एरा में सबसे डोमिनेंट प्राणी के रूप में जो थे बच्चों, वो कौन थे? वो डायनासोर थे। और डायनासोर बच्चों एक ऐसे प्रभावी प्राणी के रूप में थे जो पूरे पृथ्वी पर एक छत्र राज किया करते थे। और जब वो पृथ्वी पर चलते थे तो पूरी पृथ्वी थर्राती थी, पूरी कांपती थी, और वो उनके सामने कोई दूसरा जीव इवॉल्व नहीं हो पाता था। लेकिन बच्चों नेचर को कुछ और ही मंजूर था। ऐसी कोई दैवी आपदा आती है कि एक साथ सभी डायनासोर क्या होते हैं बच्चों? विलुप्त हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। और जैसे ही वो एक्सटिंक्ट होते हैं वैसे तुरंत मानव सभ्यता का उदय होता है, मैमल्स का उदय होता है बच्चों। मैमल्स और एवीज दोनों एक साथ ओरिजिनेट होते हैं। कब? रेप्टाइल्स के रूप में डायनासोर के अंत होने के बाद। तो उस समय बच्चों मानव सभ्यता, वही मैंने बताया कि जिस प्रकार जब इस पृथ्वी पर मानव सभ्यता का ओरिजिन हुआ, तो मानव सभ्यता के अंदर, मानव के अंदर एक लालसा जगती है, एक जिज्ञासा होती है बच्चों, एक क्यूरियोसिटी पनपती है कि क्यों ना हम पूरे जीवों को अलग अलग करके पढ़ें। क्यों? क्योंकि उनको समझने में समझाने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। वो सभी जीवों को एक साथ कैसे पढ़ पाते? तो उनका नामकरण करना, उनका क्लासिफिकेशन करना उनके लिए बहुत नितांत आवश्यक बन गया। तो मानव सभ्यता के उदय के साथ साथ बच्चों सबसे पहले वो कौन वैज्ञानिक था, वो कौन ऐसा मानव था जिसके अंदर ये सोचने की क्षमता आई कि पूरे जीव जगत को हम क्लासिफाई करें, पूरे जीव जगत को हम वर्गीकृत करें। तो उस महान वैज्ञानिक का नाम, उस महान दार्शनिक का नाम क्या था बच्चों? अरस्तु, एरिस्टोटल, जिन्होंने सबसे पहले जीवों के क्लासिफिकेशन के विषय में सोचा। तो बच्चों हम बात करते हैं, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। मानव सभ्यता के साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रयास सामने उभर कर आता है, किसके विषय में बच्चों? फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीवित जीव थे बच्चों, उनके क्लासिफिकेशन के विषय में, उनके वर्गीकरण के विषय में बहुत सारे प्रयास उभर कर आते हैं। कब? जब मानव सभ्यता का उदय हो रहा था इस पृथ्वी पर, जब मानव सभ्यता का उदय हो रहा था, उसी समय जीवों के वर्गीकरण के विषय में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे थे। और उस कड़ी में कौन है बच्चों? जैसा कि मैंने बताया, अरस्तु साहब, जो सबसे महान दार्शनिक
और सबसे महान शुभचिंतक, सबसे महान प्रकृतिविद कहे जाते हैं बच्चों, तो वो थे कौन? एरिस्टोटल, जिनको हम अरस्तु भी कहते हैं। इट वॉज डन instinctively, not using criteria that were scientific, but bomb out a need to use organism for our own use, for food, shelter as well as the clothing. बच्चों उस समय जो ये वैज्ञानिक सोच रहे थे, जो ये अरिस्टोटल साहब सोच रहे थे, इनके साथ और जागरूक पर्सन जो सोच रहे थे, उनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं था। वो किसी साइंटिफिक तौर तरीके से नहीं सोच रहे थे बच्चों। बस उनका जो साइंटिफिक आधार था, उनका जो फीलिंग्स था, उनका जो सोच था बच्चों, वो केवल इतना था कि इन्होंने ये पूरे यूनिवर्स की तरफ अपना निगाहें दौड़ाया और निगाहें उठाकर देखा बच्चों। तो उन्होंने देखा कि इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, पूरे जैविक संसार में केवल दो प्रकार के जीव दिखाई दे रहे हैं। एक तो वो जो चल फिर सकते थे, जो मूवमेंट कर सकते थे, उनको उन्होंने एनिमलिया कैटेगरी में रखा, और जो चल फिर नहीं सकते थे, एक जगह फिक्स रहते थे, उनको उन्होंने प्लांटी जगत में रखा। तो बच्चों उनका कोई साइंटिफिक आधार उनको नहीं मिला, वो कोई साइंटिफिक तौर तरीके से नहीं सोच रहे थे। वो तो केवल रफ एंड टफ एक ऐसा विचारधारा उनके दिमाग में आया, एक अलग जागरूक पर्सन के रूप में उन्होंने सोचा कि जो जीव चल फिर सकते हैं, जिनमें कुछ उथल पुथल देखने को मिल रहा है, उनको उन्होंने एनिमलिया कहा, और जो चल फिर नहीं सकते थे, एक जगह फिक्स रहते थे, उनको उन्होंने प्लांटी जगत में रखा। साथ ही साथ बच्चों उनके विषय में, उनके मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ उनके मन मस्तिष्क में एक विचार और भी आ रहा था बच्चों। वो ये था कि वो ये सोच रहे थे कि इतने जीवों के बीच में कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, विच आर यूजफुल फॉर ओन यूज, हमारी खुद की आवश्यकता के लिए कौन कौन है। किस रूप में बच्चों? फूड के रूप में, शेल्टर के रूप में एंड क्लॉथिंग के रूप में। क्योंकि हम लोगों का जो सबसे बेसिक नीड होता है बच्चों, वो ये होता है रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले जब मानव सभ्यता का विकास हुआ, इस पूरी पृथ्वी पर जब हम लोग अस्तित्व की खोज कर रहे थे, एक एग्जिस्टेंस लाइफ की खोज कर रहे थे, तो उस समय सबके बीच में जो मारा मारी चल रही थी बच्चों, वो केवल कौन था, क्या था? केवल बेसिक नीड, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी, जो एक एसेंशियल नीड थी बच्चों, वो था रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हम लोग ये सोच रहे थे कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हम खा सकते हैं, किसको हम नहीं खा सकते हैं, कौन हमारे कपड़ा पहनने के लिए उपयोगी है, और किसके द्वारा हम अपना घर बना सकते हैं। अपने मन से सोचिए बच्चों, अगर हम थोड़ा सा आपके दिमाग को बाहर ले जाते हैं और ये हम सोचते हैं बच्चों कि सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं कि हम लोग चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, ज्वार खाते हैं, बाजरा खाते हैं, और वेजिटेबल्स में हम लोग बहुत सारे वेजिटेबल्स खाते हैं। फ्रूट्स में हम लोग जैसे एप्पल को खाते हैं, ऑरेंज को खाते हैं, बनाना को खाते हैं। तो ये सबसे पहले बच्चों वो कौन मानव रहा होगा जिसने सबसे पहले ये सोचा होगा कि ये सब चीज़ें हमारे लिए खाने के लिए उपयोगी हैं, और कौन ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए खाने के लिए टॉक्सिक हो सकती हैं, जहरीली हो सकती हैं। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने ये सबसे पहले मानव सभ्यता में ये विचार आया होगा, क्योंकि बच्चों सबसे पहले मानव जो रहते थे बिल्कुल र्यूड स्वभाव के रहते थे, कच्चे मांस को खाते थे। फिर उनके विषय में एक जिज्ञासा प्राप्त हुई, एक जिज्ञासा आई, उन्होंने इन्वेंशन किया, डिस्कवरी किया, फिर मांस को भून कर खाना शुरू किए, फिर और अच्छे से डिश बनाना शुरू किए। तो सबसे पहले बच्चों उन्होंने इन्वेंशन जब किया होगा, तो एक आश्चर्यचकित बात है कि किस प्रकार से उन्होंने आवश्यकता के आधार पर डिस्कवरी करते चले गए। क्योंकि बच्चों आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ा, वैसे वैसे इन्होंने डिस्कवरी किया, और आज हम पहुंच गए हैं क्लासिफिकेशन के ओर तक। हम लोग क्लासिफिकेशन पर पहुंच चुके हैं कि पूरे जीव जगत को हम लोग क्लासीफाई करके अलग अलग रूप में पहचान सकते हैं, और अलग अलग नाम से उनको हम जान सकते हैं। ठीक बच्चों, तो ये सब देन होता है क्या? अच्छा बच्चों, हम लोग एक चीज़ और बात करें कि हम लोग किसी इन्वेंशन के विषय में, किसी विकास के विषय में, किसी टेक्नोलॉजी के विषय में कब सोचते हैं? वो हम बच्चों तब सोचते हैं जब हम लोगों का बेसिक रिक्वायरमेंट रोटी, कपड़ा और मकान के ऊपर जाता है। अर्थात जब हम लोग अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट के ऊपर जीविका जीने लगते हैं, तब हम कुछ सोचते हैं कि हमको कुछ विकास करना चाहिए, हमको कुछ डिस्कवरी करना चाहिए, हमको नए टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ना चाहिए। और जब तक आदमी बच्चों रोटी, कपड़ा और मकान में उलझा रहेगा, जब तक उसका पेट ही नहीं भरा है, तब तक वो विकास की बात क्यों करेगा? तो बात यही रही बच्चों की एंशियंट एरा में, एंशियंट युग में, चूंकि मानव सभ्यता में सबसे ज़्यादा उहापोह की स्थिति मची हुई थी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए, इसलिए वहाँ तक बहुत ज़्यादा इन्वेंशन नहीं हो पाया था। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो 322 बीसी की बात है। अरस्तु साहब ने सबसे पहले क्या किया था, पूरे जीव जगत को दो भागों में बांटा था, प्लांटी एज वेल एज द एनिमलिया में, और ये लगभग 2000 वर्षों तक एज सच बना रहा।
2000 वर्षों तक फिर कोई दूसरा वैज्ञानिक इसको नए ढंग से नहीं सोचा और उनकी मान्यताओं को, उनके विचार को 2000 वर्षों तक यही माना जाता था कि पूरे जीव जगत को केवल दो भागों में बांटकर पढ़ा गया था, प्लांटिया और एनिमलिया। बाद में जब लिनियस साहब आते हैं बच्चों, और वो कब 1758 की बात है, 17 अर्थात 322 बीसी के बाद 1758 बीसी में 1758 ईस्वी में जब लिनियस साहब आते हैं बच्चों, तब तक भी पूरे एनिमल किंग सॉरी पूरे जीव जगत को दो किंगडम में ही पढ़ा जाता था, प्लांटी एज वेल एज एनिमेलिया। जो नया इन्वेंशन आया है बच्चों, जो नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई है बच्चों, वो 19वीं 20वीं और 21वीं सदी में हुई है। अर्थात जो हमारे पूरे यूनिवर्स में जो हमारे इन्वेंशन आज से लगभग 3000 4000 वर्ष पूर्व तक नहीं हो पाया था, वो आविष्कार, वो इन्वेंशन, वो टेक्नोलॉजी बच्चों हमारे पूरे इस जैविक संसार में केवल 15 साल में डेवलप किया गया है। कब? जब हम रोटी, कपड़ा और मकान के एसेंशियल नीड के ऊपर अपनी जीविका जीने लगे हैं, तब जब हम लोग विकास की ओर अग्रसित हुए हैं, तब जब हमारा ग्रीन इवोल्यूशन आया है, तब जब स्वामीनाथन द्वारा एक हरित क्रांति का विकास हुआ है बच्चों, तब हमारा जो है टेक्नोलॉजी आगे की ओर बढ़ा है। क्यों? क्योंकि हम अपने बेसिक नीड के ऊपर जीविका जीने लगे हैं। आइए बच्चों हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और जानते हैं सबसे पहले। तो हमने बताया कि बच्चों जब अरस्तु साहब का ध्यान गया, जब उन्होंने पूरे जीव जगत को दो भागों में बांटा कि जो चल फिर सकते थे उसको उन्होंने एनिमलिया में रखा और जो चल फिर नहीं सकते थे उसको उन्होंने प्लांट में रखा। और जबकि बच्चों ये कोई बेसिक क्राइटेरिया नहीं था, कोई साइंटिफिक आधार नहीं था इनको क्लासिफाई करने के लिए, बस इन्होंने एक इनकी जो जागरूकता थी बच्चों, इनका जो सोचने का एक तर्क था, इसके आधार पर इन्होंने पूरे जीव जगत को दो भागों में बांट दिया। साथ ही साथ उस समय ये भी स्थिति बन रही थी, उन्होंने ये भी जानने का प्रयास किया कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है बच्चों जो हमारे लिए फूड भोजन के लिए उपयोगी है, हमारे शेल्टर के लिए उपयोगी है, साथ ही साथ हमारे क्लॉथिंग के लिए अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान के लिए कौन हमारे लिए आवश्यक है, कौन नहीं आवश्यक है, इसको भी जानने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही साथ एनिमल्स में बच्चों ये भी देख रहे थे कि कौन से एनिमल्स हमारे लिए बेनिफिशियल, जिनको हम डोमेस्टिक रूप में जिनको हम पाल सकते हैं, और कौन ऐसे हैं जो हमारे लिए हिंसक हो सकते हैं, और वो वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी में उनको भी क्लासीफाई करने का प्रयास कर रहे थे। अरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो उस समय बच्चों अरिस्टोटल, अरस्तु ही सबसे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे, ऐसे दार्शनिक थे बच्चों, जिन्होंने क्लासिफिकेशन को एक बेसिक साइंटिफिक तौर तरीके से सोच रहे थे। अर्थात क्लासिफिकेशन का एक वैज्ञानिक आधारशिला जो तैयार किया बच्चों, वो किसने तैयार किया? अरिस्टोटल साहब ने, अरस्तु साहब ने क्लासिफिकेशन का एक वैज्ञानिक आधारशिला स्टार्ट किया, शुरू किया। He used simple morphological character to classify plant into trees, shrubs and herbs. वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। अरस्तु साहब ने सबसे पहले बच्चों एक सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर, एक बाहरी रूपरेखा के आधार पर, एक जो एक्सटर्नल आकार की होता है बच्चों, बाहरी फीचर्स को देखकर, बाहरी हुलिया को देखकर उन्होंने प्लांट किंगडम को अर्थात पूरे प्लांटी जगत को बच्चों उन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया। तीन अलग भागों में किस में डिवाइड किया बच्चों? उन्होंने देखा कि जो एक जगह फिक्स रह सकते हैं, जिनमें मूवमेंट नहीं पाया जाता है, तो उसको उन्होंने प्लांटी जगत कहा। और उस प्लांटी जगत को बच्चों उन्होंने तीन अलग क्राइटेरिया में बांटा। उन्होंने देखा कि पेड़ पौधों में जो विशाल वृक्ष होते हैं, जिनकी लंबी लंबी टहनियाँ होती हैं बच्चों, उनको उन्होंने ट्रीज कहा। और कुछ ऐसे होते हैं जो मीडियम साइज के होते थे और उलझे हुए टहनियाँ उनकी पाई जाती थी, उनकी शाखाएं उलझी हुई होती थी, कटीली होती थी बच्चों, उनको उन्होंने श्रब्स कहा। और तीसरा कैटेगरी जो था बच्चों, उन्होंने जो कोमल पत्ते वाले जो छोटे साइज के होते थे, उनको उन्होंने हर्ब्स कहा। तो इस प्रकार से बच्चों एक सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर, एक एक्सटर्नल फीचर्स के आधार पर उन्होंने प्लांट किंगडम को तीन अलग क्राइटेरिया में बांटा, तीन भागों में डिवाइड कर दिया, ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स में। साथ ही साथ बच्चों ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स। साथ ही साथ एक तरफ उन्होंने प्लांट को तीन भागों में बांटा, ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स में, और इधर एनिमल्स को भी बच्चों उन्होंने दो ग्रुप में बांटा। एक तो वो जिनमें आरबीसी पाई जाती थी, रेड ब्लड सेल्स पाई जाती थी, एक ऐसे एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड सेल्स पाई जाती थी, और दूसरे ऐसे एनिमल्स बच्चों जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती थी। यहाँ बच्चों हम बताने की कोशिश करेंगे, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो बच्चों उन्होंने पूरे एनिमल किंगडम को दो ग्रुप में बांटा। एक का नाम था, उसमें उन्होंने रखा एनाइमा, और दूसरे को उन्होंने कहा इनाइमा। एम इक्वल टू अब्सेंट, एनाइमा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एनाइमा का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जिनमें आरबीसी नहीं पाई जाती, जिसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती, जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती बच्चों, उनको उन्होंने ग्रुप एनाइमा में रखा।
और दूसरा ग्रुप वो बच्चों जिनमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, उसको उन्होंने इनैमा कहा। आप इसको लिख लीजिए बच्चों, हमने इसमें लिखा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जिस प्रकार से प्लांट को 3 ग्रुप में बांटा, ट्रीज, सर्व्स एंड हर्ब्स में, ठीक उसी प्रकार से एनिमल्स को बच्चों उन्होंने 2 ग्रुप में बांटा। एक तो वो एनिमल्स जिसमें लाल रुधिर कणिकाओं का अभाव होता है, रेड ब्लड सेल्स का अभाव होता है, जिसको उन्होंने एनाइमा कहा। और दूसरे वो जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती थी, आरबीसीएस पाई जाती थी, रेड ब्लड सेल्स पाई जाती थी, उसको उन्होंने इनैमा कहा। ENAIMA, इनैमा। इनैमा माने ऐसे एनिमल्स जिसमें आरबीसी पाई जाती है। और एनाइमा, ANAIMA, एनाइमा माने ऐसे एनिमल्स जिसमें आरबीसी नहीं पाई जाती। ठीक बच्चों, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये विचार सबसे पहले अरस्तु साहब को आया। इसीलिए बच्चों अरस्तु साहब सबसे ऐसे दार्शनिक है जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन के फील्ड में सोचने की कोशिश की। इसीलिए अरस्तु साहब को क्या कहा जाता है बच्चों, इनको कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज द फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों किसको कहा जाता है बच्चों, अरस्तु साहब को। और इनके बुक का क्या नाम है बच्चों, हिस्टोरिया एनिमैलिया। आप इसको रिमार्क करके लिख लेंगे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनके बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमैलिया। और इनके जो एक स्टूडेंट थे बच्चों, इनके स्टूडेंट का क्या नाम था, थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। और उनके बुक का नाम था, उनके बुक का क्या नाम था बच्चों, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम इज द बुक ऑफ थियोफ्रेस्टस एंड हिस्टोरिया एनिमैलिया इज द बुक ऑफ द अरिस्टोटल। ठीक बच्चों, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं फिगर के माध्यम से, इसमें दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले अरिस्टोटल साहब ने क्या किया था कि पूरे जीव जगत को, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने 2 किंगडम में बांटा। और उसमें उन्होंने ये कहा कि एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि कुछ ऐसे ग्रीन प्लांट्स, अर्थात जो फोटोसिंथेटिक प्लांट थे, जो ग्रीन प्लांट होते थे और वो चल फिर नहीं सकते थे, उसको उन्होंने प्लांटी किंगडम में रखा। और कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो चल फिर सकते थे, भोजन कर सकते थे, खा पी सकते थे, उसको उन्होंने एनिमलिया कैटेगरी में रखा। तो जो एक जगह स्थिर रहते थे, स्टिग्नेंट रहते थे, एक जगह फिक्स रहते थे और वो फोटोसिंथेसिस करते थे, फोटोसिंथेटिक थे बच्चों, उसको उन्होंने प्लांटी किंगडम में रखा। और दूसरा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो चल फिर सकते थे, खा पी सकते थे, उसको उन्होंने किस में रखा बच्चों, उन्होंने रखा एनिमैलिया किंगडम में। तो ये जो किंगडम, 2 किंगडम बनाए गए हैं बच्चों, ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, ये सबसे पहले लीनियस वो सॉरी अरिस्टोटल साहब समझते हैं। और बाद में लीनियस भी इसका समर्थन करते हैं। और लीनियस जैसा कि इसमें देख रहे हैं बच्चों, फिगर में आप देखिए, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वान लीने, दैट इज द 1758, 1758। अर्थात बच्चों हम अगर बात करें तो 322 बीसी के बाद 1758 बीसी तक और अरस्तु द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया था प्लांटी और एनिमलिया को, यही मान्य था बच्चों, यही सर्वमान्य था। और बाद में आकर कार्ल वान लीनियस साहब भी इनका समर्थन करते हैं और पूरे एनिमल किंगडम, पूरे जीव जगत को, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने 2 किंगडम में जाना, प्लांटी एज वेल एज द एनिमैलिया। ठीक बच्चों, एक क्वेश्चन है बच्चों कि कार्ल वान लीने, कैरोलस लीनियस किस लिए फेमस हैं, आपको ये बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि वाई द कार्ल वान लीने फेमस इन द बायोलॉजिकल फील्ड। ये बायोलॉजिकल फील्ड में फेमस क्यों है, किस लिए कार्ल वान लीने फेमस हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक बच्चों, तो हम बात कर रहे थे बच्चों कि अब हम 1758 तक पहुंच गए हैं। 1758 में कार्लोस लीनियस साहब आते हैं और अरस्तु साहब के जो मत था उसका वो समर्थन करते हैं। तब तक बच्चों अभी दूसरा इन्वेंशन नहीं हो पाया था, पूरे जीव जगत को 2 ही किंगडम में पढ़ा जा रहा था, प्लांटी एज वेल एज द एनिमैलिया। बाद में सन 1880 में अर्नेस्ट हैकेल साहब आते हैं और वो कुछ नया करते हैं, अ जर्मन साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड एडिंग अ 3rd किंगडम। सन 1880 की बात है बच्चों, लीनियस साहब के बाद एक जर्मन साइंटिस्ट अर्थात हैकेल साहब आते हैं और वो प्लांटी और एनिमैलिया के बाद एक तीसरे किंगडम को ओरिजिनेट करते हैं, एक तीसरे किंगडम को एस्टेब्लिश करते हैं बच्चों, वो प्रपोज्ड करते हैं और उस किंगडम को क्या कहते हैं बच्चों, प्रोटिस्टा। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था बच्चों, इसलिए उन्होंने एक और किंगडम बनाया। किसको बनाया बच्चों, प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, दैट इज द प्रोटिस्ट इंक्लूडिंग यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एंड नॉट मल्टीसेलुलर लार्जली माइक्रोस्कोपिक वंस। उन्होंने बच्चों ये कहा, उन्होंने ये देखा कि अब ये जो हैकेल साहब हैं बच्चों, वो कहाँ तक पहुँच गए, सेल ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँच गए। उन्होंने ये देखा कि जो प्लांट एनिमल्स हैं उसमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टीसेलुलर हैं
और उनको कुछ एक नया दिखाई दिया। उसमें उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स इसमें हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिका के बने हुए हैं। तो अब ये सेल लेवल तक अध्ययन करने लगे। हेकल साहब आए और उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो केवल एक कोशिकाओं के बने हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। और उनको उन्होंने क्या किया बच्चों, प्लांट और एनिमल से अलग किया। उन्होंने कहा कि ये कुछ गड़बड़ है। फिर इन्होंने क्या किया कि प्लांट को प्लांट में रहने दिया, एनिमल को एनिमल में रहने दिया। उन्होंने देखा कि जो प्लांट में कुछ प्लांट की कैटेगरी से डिफर हैं, उनके कैरेक्टर से मैच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से एनिमल्स में भी उन्होंने देखा कि कुछ एनिमल्स में भी ऐसे एनिमल्स हैं जो एनिमल्स के कैरेक्टर्स में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, उनके कैरेक्टर्स थोड़ा डिफर दिख रहे हैं। और वो क्या देखा बच्चों, उन्होंने देखा कि प्लांट किंगडम में भी कुछ ऐसे प्लांट हैं जो मल्टी सेलर ना होकर यूनिसेलर, पूरा उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों केवल एक कोशिकाओं का बना हुआ है। इसी प्रकार से एनिमल्स में उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है केवल एक कोशिकाओं का बना हुआ है, और कुछ बहुकोशिका अर्थात मल्टी सेलर हैं। तो उन्होंने ये किया बच्चों कि जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म थे, एक कोश के जीव थे, उनको उन्होंने ले जाकर एक डस्टबिन के रूप में, जो उन्होंने डस्टबिन तैयार किया, किंगडम प्रोटिस्टा को क्या किया बच्चों, उन्होंने डस्टबिन के रूप में तैयार किया कि जो न समझ में आए उसको प्लांट से निकाल कर प्रोटिस्टा में रख दीजिए, जो एनिमलियम ना समझ में आए उसको एनिमलिया से निकाल कर प्रोटिस्टा में रख दीजिए। तो उन्होंने ये कहा बच्चों कि उन्होंने जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में नहीं चल पा रहे थे, नहीं चलते थे, एक जगह फिक्स रहते थे, उसको उन्होंने प्लांटी कहा। और जो ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो नहीं जो चल पा रहे थे, उनको उन्होंने एनिमलियम रखा। और कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो प्लांट एनिमल्स में शेष बचे बच्चों, उनको उन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया। तो प्रोटिस्टा किसके आधार बना बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो एक कोश की और अति सूक्ष्म जीव थे, जिनकी पूरी जो शरीर है बच्चों यूनिसेलर, एक सेल या फिर क्रिस्टल्स ऑफ सेल के रूप में पाए जाते थे, क्रिस्टल्स ऑफ सेल्स के रूप में पाए जाते थे, या एक सेल के पाए जाते थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे बच्चों, उनको उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। और जितने शेष बचे उनको उन्होंने प्लांटी एज वेल एज द एनिमलिया में रखा। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो हेकल साहब ने थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको लिख लीजिए कि थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया। तो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय किसने बच्चों, ऑर्नेस्ट हेकल। थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय ऑर्नेस्ट हेकल, जिन्होंने पूरे जीव जगत को, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को तीन किंगडम बांटा, प्लांटी, एनिमलिया, और तीसरा जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया उसका नाम था प्रोटिस्टा। और इस प्रोटिस्टा में बच्चों उन्होंने किस जीव को रखा, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा। किसको बच्चों, यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को रखा। ठीक बच्चों, क्यों, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप का अर्थात कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो रही थी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया बच्चों कि उनके जो शारीरिक गठन था अर्थात सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर इनको क्या किया बच्चों, इन्होंने एक नया किंगडम तैयार किया जिसको हमने प्रोटिस्टा जाना। ठीक बच्चों, तो प्रोटिस्टा किसने दिया बच्चों, द टर्म प्रोटिस्टा इज गिवन बाय ऑर्नेस्ट हेकल। ठीक बच्चों, अब बच्चों बात आई फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। कोपलैंड साहब आते हैं, अब ये पहुंच गए हैं 20वीं सदी में। 20वीं सदी के प्रारंभ में बच्चों ये काम नहीं बना किससे, ऑर्नेस्ट हेकल साहब से भी काम नहीं बना, तो कोपलैंड साहब आते हैं और अब ये बच्चों क्या करते हैं, अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल के रूप में अध्ययन करते हैं, क्योंकि इस समय कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बहुत अच्छे से इन्वेंशन हो चुका था। अब ये पूरे सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, पूरे सेल का अध्ययन करते हैं, और उन्होंने ये देखा बच्चों कि इन्हीं प्रोटिस्टा में उन्होंने ये देखा कि ये प्रोटिस्टा जो है बच्चों, उसमें भी उन्होंने ये देखा कि जो सेल का स्ट्रक्चर था, जो सेल का बनावट था बच्चों, उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म इसमें हैं जिनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, अर्थात न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, और कुछ ऐसे भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें न्यूक्लियस स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने बच्चों एक, अब उसी प्रोटिस्टा जो तीसरा किंगडम था बच्चों, जिसने हेकल साहब ने जो तीसरा किंगडम दिया वो क्या था, प्रोटिस्टा। तो उसी प्रोटिस्टा से बच्चों उन्होंने एक और किंगडम तैयार किया और उसको उन्होंने कहा मोनेरा। क्यों, किसके बेसिस बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर का उन्होंने अध्ययन किया और देखा कि कुछ ऐसे यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, अर्थात उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव है,
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बच्चों उन्होंने किस में रखा, मोनेरा में रखा। और उस मोनेरा के अंतर्गत बच्चों उन्होंने किसको रख दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया को। किसको रखा बच्चा, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया को। इन सबको उन्होंने किस में रखा बच्चों, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के रूप में रखा। और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के रूप में जो उन्होंने एक नया किंगडम स्थापित किया उसका नाम था मोनेरा। और दूसरा क्या था बच्चों, दूसरा उन्होंने ये देखा कि ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस स्पष्ट रूप से दिखाई देता था, उसको उन्होंने क्या किया बच्चों, उसको उन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीव के रूप में प्रोटिस्टा में रख दिया। सही अगर बात करें बच्चों, तो हेकल साहब ने जो सबसे पहले तीसरा किंगडम खोजा था उसका नाम प्रोटिस्टा नहीं बल्कि प्रोटिक्टिस्टा था। क्या नाम था बच्चों, प्रोटिक्टिस्टा। और जब कोपलैंड साहब आते हैं तो प्रोटिक्टिस्टा को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। तो मोनेरा में उन्होंने किसको रखा, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा। जबकि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक के रूप में बच्चों उन्होंने ऐसे एनिमल्स को रखा जिनमें जो शरीर का गठन था वो तो यूनिसेलुलर था और साथ ही साथ उनमें यूकैरियोटिक थे, सॉरी उनमें क्या था बच्चों, वो प्रोकैरियोटिक ना होकर यूकैरियोटिक थे। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को उन्होंने प्रोटिस्टा में रखा, जबकि प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को उन्होंने मोनेरा में रखा। और अपने जगह कौन बना रह गया, प्लांटी एंड एनिमलिया। इस प्रकार से मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तैयार हुआ। और ये किसने किया बच्चों, कोपलैंड साहब। आइए बात करते हैं। इन 1938 हर्बर्ट एफ कोपलैंड 1902 to 1968 proposed a 4 kingdom classification moving the 2 prokaryotic groups bacteria and blue green algae into the separate kingdom monera। सन 1938 की बात है बच्चों, हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने क्या किया कि 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एस्टैब्लिश किया। उसमें उन्होंने क्या किया बच्चों कि जो प्रोकैरियोटिक ग्रुप थे, प्रोकैरियोटिक ग्रुप के रूप में उन्होंने किसको एस्टैब्लिश किया, मोनेरा को, जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया को रखा। किसको रखा बच्चा, मोनेरा के अंतर्गत उन्होंने प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा, जिसमें किसको स्थान दिया बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया को उन्होंने स्थान दिया। जबकि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीव को उन्होंने प्रोटिस्टा में रखा। और जितने भी जितने भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक और एक जगह फिक्स रहने वाले ऑर्गेनिज्म से बच्चे उनको प्लांटी में रखा गया। जबकि ऐसे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक और चल फिर सकने वाले जो एनिमल्स थे बच्चों उसको उन्होंने किंगडम एनिमलिया में रखा। तो इस प्रकार से 4 किंगडम सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने तैयार किया बच्चों, कोपलैंड ने। कब, सन 1938 ईस्वी में। और इनका जो बुक था बच्चों उसका नाम था द क्लासिफिकेशन ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। जो कोपलैंड साहब का बुक था उसका क्या नाम था बच्चों, द क्लासिफिकेशन ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म। और ये जो पब्लिश हुआ था सन 1956 ईस्वी में। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं बच्चों, आप ये देखिए सन 1956 ईस्वी में इनके बुक का नाम क्या है बच्चों, द क्लासिफिकेशन ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म। ये कोपलैंड साहब का बुक था जिसमें इन्होंने 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया है। तो आज के वीडियोस बच्चों हम यहाँ तक ही बात करते हैं। अगले वीडियोस में बच्चों हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के विषय में बात करेंगे और फिर इनके कुछ और डीप अध्ययन करेंगे, इनके विषय में कुछ और डीप नॉलेज करेंगे। फिर हम अपने टारगेट की ओर पहुँचेंगे बच्चों, और फिर हम पढ़ेंगे अपने बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है जिसको हम फाइलम प्रोटोजोआ के रूप में जानते हैं। अब ये फाइलम प्रोटोजोआ बच्चों फाइलम प्रोटोजोआ के रूप में नहीं बल्कि ये एक अलग किंगडम के रूप में इस्टेब्लिश्ड हो चुका है, जिसको हम किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं बच्चों, प्रोटोजोआंस को पढ़ते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत बहुत सारे प्लांट भी आते हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी आते हैं जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के रूप में जाने जाते हैं। ठीक बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। बच्चों आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, समझ में आता है या नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको दें, जिससे हमको एक एनर्जी मिलती है। बच्चों अगर आपके समझ में आता है तो हमको ये समझ में आता है कि वीडियोज़ हमारा सही चल रहे हैं और हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं बच्चों आपके पास तक पहुँचते रहें। इसलिए इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बच्चों रेड बटन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को पढ़ सकें, इनको शेयर कर सकें। धन्यवाद बच्चों।